नमस्कार दोस्तों, कई तैयारी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। संपूर्ण हिंदी विषय की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम करेंगे संपूर्ण हिंदी साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि विद सॉल्यूशन के साथ हम करते हुए अपनी तैयारी को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं। किसी भी स्टेट के अंतर्गत होने वाली टीजीटी पीजीटी हिंदी संबंधी परीक्षा हो या एनटीए नेट की परीक्षा हो या कोई अदर परीक्षा हो जिसमें हिंदी साहित्य से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, तो सभी परीक्षाओं के लिए ये क्लास काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो आज की क्लास में हम मैराथन क्लास 13 के माध्यम से 50 और अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने की कोशिश करेंगे। 50 इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ को हम करेंगे, जो कि आप लोगों को विद सॉल्यूशन के साथ यहाँ पर देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये आप लोगों के लिए संपूर्ण हिंदी का एक तरह से निचोड़ आपको इन प्रश्नों के माध्यम से मिलने वाला है। आप लोगों के लिए रामबाण सिद्ध होंगे ये प्रश्न। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए शुरुआत कर लेते हैं आज की क्लास की प्रश्न नंबर 1 से। निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन है इनमें से असत्य है? तो 4 ऑप्शन आप लोगों को दिए हुए हैं, तो इनमें से कौन सा कथन असत्य है ये बताना है हमें। किशोरीलाल गोस्वामी जी को हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यासकार माना जाता है। ये कथन बिल्कुल सही है कि किशोरीलाल गोस्वामी जी हिंदी के प्रथम ऐतिहासिक उपन्यासकार रहे हैं। उसके बाद देख लेते हैं आगे। किशोरीलाल गोस्वामी कृत स्वर्गीय कुसुम व कुसुम कुमारी 1889 में वेश्या जीवन पर आधारित हिंदी का प्रथम उपन्यास है। ये कथन भी बिल्कुल सही है भाई। उसके बाद गोपाल राय के अनुसार जो है बालकृष्ण भट्ट हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यासकार है। तो गोपाल राय ने जो है हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास किसे माना है? तो बालकृष्ण भट्ट को माना है, और वैसे सर्वमान्य तौर पर किशोरीलाल गोस्वामी। एक एक प्रश्नों को, एक एक तथ्यों को, एक एक बिंदुओं को आपको बिल्कुल ध्यान से समझते हुए उनकी बार बार रिवीजन करते हुए चलना है, ताकि प्रश्न में जो परीक्षा में प्रश्न पूछा जाए तो आप उसका सही आंसर दे सको, क्योंकि निरंतर अभ्यास ही सफलता का राज है। इसी उद्देश्य के साथ हम अपनी जो क्लास को आगे लेकर के जाते हैं, अधिक से अधिक प्रश्नों को विद सॉल्यूशन के साथ करने की कोशिश करते हैं, ताकि हर एक प्रश्न के साथ और अन्य ऑप्शन भी आपको देखने के मिले और निरंतरता के साथ आप लोगों का अभ्यास होता रहे, क्योंकि बार बार तथ्यों की रिवीजन ही आपको सफलता दिलाएगी और तभी वे तथ्य याद रह पाएंगे। मेरा अधिक मानना होता है कि हम ट्रिक के माध्यम से तो कुछ चीज़ों को याद रख ही पाते हैं, साथ ही जितना अधिक बार हम तथ्यों की रिवीजन करते हैं उतना हमारे लिए अधिक जो है हेल्पफुल रहता है। ऑप्शन डी के अनुसार तीनों ऑप्शन हमारे सही है बिल्कुल। इसमें प्रश्न में असत्य पूछा हुआ है, तो तीनों ऑप्शन हमारे बिल्कुल सही है। तो डी देख लेते हैं। गोपाल राम गहमरी को हिंदी का तिलिस्मी उपन्यासों का प्रवर्तक माना जाता है। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा डी, क्योंकि असत्य कथन है ये बिल्कुल, क्योंकि गोपाल राम गहमरी हिंदी के जासूसी उपन्यासों के प्रवर्तक रहे हैं। तिलिस्मी उपन्यासों के प्रवर्तक जो हैं देवकी नंदन खत्री जी रहे हैं। तो आंसर हो जाएगा हमारा डी। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 2। ढोला मारूरा दोहा के दोहों को हेमचंद्र तथा बिहारी के दोहों के बीच की कड़ी किसने माना है? तो ढोला मारू दोहा जो रचना है उनके दोहों को हेमचंद्र तथा बिहारी के दोहों के बीच की कड़ी मानने वाले जो विद्वान रहे हैं वे रहे हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। ढोला मारूरा दोहा जो कि कुशल लाभ जी द्वारा लिखी गई, या फिर उसका जो मूल लेखक पूछा जाए तो कल्लोल कवि का नाम आता है, और जो बाद में कुछ छंद और जोड़ करके इसमें ढोला मारूरा दोहा रचना में कुछ दोहों को और जोड़ करके कुशल लाभ ने लिखा था। और जो है ये ढोला मारूरा दोहा 11वीं सदी का एक लोक भाषा काव्य है, जिसकी रचना मूल रूप से जो दोहों में की गई, और इसके मूल लेखक जो है कल्लोल है। और कल्लोल ऑप्शन में अगर नहीं दिए गए तो आप लोगों को कुशल लाभ देखने को मिलेंगे। तो आपको ध्यान रखना है, कल्लोल जो कवि और कुशल लाभ ढोला मारूरा दोहा रचना के रचनाकार है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं प्रश्न नंबर 3। यौवन के द्वार पर निबंध किसका है? तो यौवन के द्वार पर नामक लिखा गया निबंध निम्नलिखित में से डॉक्टर नगेंद्र जी का है। डॉक्टर नगेंद्र जी की और अन्य प्रमुख रचनाएं देख लेते हैं, ताकि और अन्य रचनाओं में से भी कोई रचना पूछी जाए तो आप आसानी से बता सको। डॉक्टर नगेंद्र की प्रमुख रचनाएं है
विचार और विवेचन 1944, विचार और अनुभूति 1949, विचार और विश्लेषण 1955, अरस्तु का काव्यशास्त्र 1957। इम्पोर्टेंट है भाई, कई बार पूछा जाता है। अरस्तु का काव्यशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया ग्रंथ है? डॉक्टर नगेंद्र जी का। अनुसंधान और आलोचना 1961, रस सिद्धांत 1964, आलोचक की आस्था 1966। रस सिद्धांत भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है भाई, ये भी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। आलोचक की आस्था 1966, समस्या और समाधान 1971। इस प्रकार से आप लोगों ने और अन्य रचनाओं को भी यहाँ पर डॉक्टर नगेंद्र जी से संबंधित यहाँ पर देख ही लिया है, और इनको आप लोगों को बार बार रिवाइज करते हुए चलना है। भारतीय साहित्य और भारतीय महाकाव्य आदि की भी इन्होंने रचना की है, और भाषा हिंदी, खड़ी बोली व अंग्रेजी भाषाओं में इन्होंने लिखा था। उसके बाद बात करें आगे। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 4, त्यागपत्र उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। तो त्यागपत्र उपन्यास के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? जैनेन्द्र कुमार। जैनेन्द्र कुमार जी द्वारा लिखा गया त्यागपत्र उपन्यास। जैनेन्द्र का प्रमुख उपन्यास त्यागपत्र 1937 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। हिंदी के सर्वश्रेष्ठ लघु उपन्यासों में मृणाल नामक भाग्यहीन या युवती के जीवन पर आधारित यह मार्मिक कथा अत्यंत प्रभावशाली बन सकी है। यानी कि त्यागपत्र उपन्यास जो है 1937 में, जो इस उपन्यास को जैनेन्द्र जी द्वारा लिखा गया प्रमुख उपन्यास है, 1937 में प्रकाशित किया। यह हिंदी की सर्वश्रेष्ठ लघु उपन्यासों में शामिल है। और इसमें जो है, अगर पूछ लिया जाए कि इसमें मृणाल नाम का जो पात्र है, नाम की जो एक पात्रा है, ये भी पात्र नहीं पात्रा, क्योंकि ये महिला है तो पात्रा कहेंगे हम। तो ये मृणाल नाम की जो पात्र है वो किस उपन्यास की है? तो आपको ध्यान रखना है जैनेन्द्र जी द्वारा लिखे गए त्यागपत्र उपन्यास की। और जैनेन्द्र की अन्य औपन्यासिक कीर्तियाँ भी है, जैसे कि और अन्य उपन्यास भी है। परख 1929 में लिखा जाने वाला प्रमुख उपन्यास है। सुनीता 1935 का, कल्याणी 39 का, सुखदा 53 की, और विवर्त भी जो है 1953 का, व्यतीत भी 1953 में लिखा गया, और जयवर्धन 1956। इस प्रकार से इनको प्रकाशन वर्ष को भी कई बार पूछ लिया जाता है। परख, सुनीता, कल्याणी, सुखदा, विवर्त, व्यतीत और जयवर्धन, इन उपन्यासों को भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देख लेते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 5, साकेत महाकाव्य में किसका प्रभाव दिखाई देता है? तो साकेत महाकाव्य में निम्नलिखित में से किसका प्रभाव दिखाई देता है? हमें आर्य समाज का प्रभाव दिखाई देता है। जैसे कि राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त भारतीय संस्कृत के अमर गायक हैं। इनकी रचनाओं में भारतीय संस्कृति और राष्ट्रीय जन जागरण में के स्वर सुनाई देते हैं। मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा लिखे गई साकेत महाकाव्य में हमें जो है आर्य समाज का प्रभाव दिखाई देता है। इनकी रचनाओं में भारतीय संस्कृति और राष्ट्रीय जन जागरण के स्वर सुनाई पड़ते हैं। मैथिली शरण गुप्त की अन्य प्रमुख रचनाओं में की बात करें तो हेमंत, साकेत, रंग में भंग। रंग में भंग भाई इनका पहला काव्य संग्रह है। काव्य संग्रह ये कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। जो मैथिली शरण गुप्त की प्रथम काव्य पूछ लिया जाए तो हेमंत, अगर प्रथम काव्य संग्रह पूछ लिया जाए तो रंग में भंग। इसमें आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। कहीं आप ऑप्शन में जब आप मैं कमेंट देखती हूँ तो कई बार बच्चे ये पूछ लेते हैं कि मैम मैथिली शरण गुप्त की प्रथम रचना तो हेमंत है, आप रंग में भंग बता रहे हो। तो इस प्रकार से हर एक चीज़ों को आप लोगों को समझ के साथ चलना है कि प्रश्न में पूछा क्या गया है, काव्य संग्रह पूछा गया है या फिर काव्य संग्रह पूछा गया है या फिर काव्य पूछा गया है। उसके बाद बात करते हैं आगे। झनकार भारती 1912 की रचना है। ये द्वापर, जयदत्त, पंचवटी, त्रिपकथा, कुणाल गीत और दुआपर दोबारा आ गया भाई। फिर काबा और करबला नामक जो रचनाएं हैं, ये सभी रचनाएं मैथिली शरण गुप्त जी की हैं। इनको भी आपको ध्यान रखना है। और करबला नाम से जो है नाटक भी लिखा है। किस विद्वान ने लिखा है, किस लेखक का है करबला नाटक?
ये आप लोगों को बताना है, क्योंकि कमेंट बॉक्स में आप लोगों के लिए मैं एक पर्सन होमवर्क के लिए देती हूँ, जिसमें आप लोगों की अच्छे से रिवीजन हो जाती है। और जो प्रश्न आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना आंसर अपने हाथों से लिखते हो, तो अगर परीक्षा में वही प्रश्न पूछा जाए तो आप बिल्कुल भी उसका गलत आंसर नहीं करोगे, तो आप उस प्रश्न का आंसर जो है सही कर पाओगे परीक्षा में। तो बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 6, प्रकाशित अंग्रेजी उपन्यास लिखने वाले पहले भारतीय कौन माने जाते हैं? तो प्रकाशित अंग्रेजी उपन्यास लिखने वाले पहले भारतीय निम्नलिखित में से बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी माने जाते हैं। तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी का पहला उपन्यास एक अंग्रेजी राजा मोहन की पत्नी 1864 में था, यानी कि इनके उपन्यास का नाम है, इनका पहला उपन्यास एक अंग्रेजी उपन्यास है भाई, राज मोहन की पत्नी। और 1964 में उन्होंने अपने धार्मिक और दार्शनिक निबंध भी अंग्रेजी में लिखना शुरू किया था। वंदे मातरम एवं बंगाली कविता, जिसे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 1870 के दशक में लिखा था और पहली बार रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया। यह कविता राजनीतिक सक्रियता और 1905 में स्वदेशी आंदोलन के लिए एक लोकप्रिय गीत बना। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के अन्य उपन्यासों में शामिल है, जो कि सभी भाषाओं में इन्होंने लगभग उपन्यास लिखे हैं, जैसे कि आनंद मठ, वंदे मातरम, दुर्गेशानंदिनी, ये कई बार पूछा जाता है दुर्गेशानंदिनी किसका उपन्यास है, और कपाल कुंडला, देवी चौधरानी, ये उपन्यास बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी की है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, देवनागरी लिपि को राष्ट्रीय लिपि के रूप में कब स्वीकार किया गया? देवनागरी लिपि को राष्ट्रीय लिपि के रूप में निम्नलिखित में से जो है किस सन में स्वीकार किया गया? ये आपको सभी को पता है। 14 सितंबर 1949 को देवनागरी लिपि को राष्ट्रीय लिपि के रूप में स्वीकार किया गया। देवनागरी भारत में सर्वाधिक प्रचलित लिपि है, जिसमें संस्कृत, हिंदी और मराठी भाषाएं लिखी जाती है। इस शब्द का सबसे पहला उल्लेख 453 ईस्वी में जैन ग्रंथों में मिलता है। नागरी नाम के संबंध में मत नहीं है, यानी कि नागरी जो नाम दिया गया है देवनागरी लिपि का, तो उसके संबंध में सभी विद्वानों के एक मत नहीं है, ये इसमें बताया गया है। यह अपने आरंभिक रूप में ब्राह्मी लिपि के नाम से जानी जाती थी और इसका वर्तमान रूप जो है 9वीं-10वीं शताब्दी से मिलने लगता है। 8 अप्रैल 1900 ईस्वी को तत्कालीन गवर्नर जनरल फारसी के साथ नागरी को भी अदालतों और कचहरियों में समान रूप से अधिकार दे दिया गया था। उसके बाद देख लेते हैं आगे। सरकार का यह प्रस्ताव हिंदी के स्वाभिमान के लिए संतोषप्रद नहीं था। इससे हिंदी को अधिकारपूर्ण सम्मान नहीं दिया गया था, बल्कि हिंदी के प्रति दया दिखलाई गई थी। फिर भी इसे इतना श्रेय है कि कचहरियों में स्थान दिला सके और यह मजबूत आधार प्रदान किया, जिसके बल पर देवनागरी 20वीं शताब्दी में राष्ट्रीय लिपि के रूप में उभर कर आई। उसके बाद देख लेते हैं प्रश्न नंबर 8, वीर रस का स्थायी भाव बताइए। तो आप सभी को पता है वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। वीर रस के साथ स्पर्धा करने वाला जो वीर रस होता है, श्रृंगार रस के साथ स्पर्धा करने वाला जो रस होता है वो होता है वीर रस। श्रृंगार, रौद्र व विभत्स के साथ वीर को भी भरत मुनि ने मूल रसों में परिगणित किया है, यानी कि गिना है। श्रृंगार, रौद्र और विभत्स के साथ जो है भरत मुनि ने वीर रस को भी जो भरत मुनि ने मूल रसों के रूप में माना है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। भरत मुनि के अनुसार 8 रसों को माना गया, 9 रसों को नहीं माना गया। भरत मुनि ने शांत रस को मूल रसों में नहीं माना। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये पूछा जाता है निम्नलिखित में से किस रस को भरत मुनि ने मूल रसों में स्थान नहीं दिया? तो आपको ध्यान रखना है शांत रस को नहीं दिया। और अन्य रसों को इन्होंने 8 रसों को मूल रसों में स्थान दिया है। श्रृंगार, रौद्र और विभत्स को माना है और साथ ही वीर रस को भी। और इसमें वीर रस से ही अद्भुत रस की उत्पत्ति बतलाई जाती है। वीर रस का वर्ण या स्वर्ण अथवा गौर तथा देवता इंद्र कहे जाते हैं, यानी कि वीर रस का जो वर्ण है
वो मतलब वर्ण का मतलब होता है या स्वर्ण भी कह सकते हैं, यानी कि रंग। गौर माना जाता है और देवता जो है वीर रस के इंद्र कहे जाते हैं। यह उत्तम प्रकृति वालों से संबंध है तथा इसका स्थायी भाव क्या है, उत्साह है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अभिनव गुप्त ने उत्साह को शांत रस का स्थायी भाव माना है। अभिनव गुप्त जी द्वारा उत्साह को जो वीर रस का स्थायी भाव उत्साह माना जाता है, अगर ये पूछ लिया जाए अभिनव गुप्त जी द्वारा उत्साह को किस रस का स्थायी भाव माना है, तो वहाँ पर हम वीर रस को ना लगा करके क्या लगाएंगे, शांत रस को, शांत रस को लगाएंगे, जो कि भरत मुनि ने शांत रस को रसों में स्थान नहीं दिया। बढ़ते हैं आगे। अगला तथ्य है कुछ लोग उत्साह और वीर रस का स्थायी भाव नहीं मानते। तो बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 9, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब की गई थी? प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना निम्नलिखित में से जो है 1936 में की गई थी भारत में। भारत में है भाई ये, और लेकिन भारत से पहले जो है 1935 में एम फोस्टर की अध्यक्षता में जो है पेरिस में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कर दी गई थी, और 1936 में जो है मुंशी प्रेमचंद जी की अध्यक्षता में भारत में की गई। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, कला का जोखिम निबंध संग्रह किसका है? तो कला का जोखिम निबंध नामक जो रचना है निबंध से संबंधित, कला का जोखिम, ये निबंध संग्रह है एक, ये किस लेखक का है ये आपको बताना है। तो निर्मल वर्मा जी का है। और अन्य रचनाएं देख लेते हैं निर्मल वर्मा जी की। रात का रिपोर्ट, एक चिथड़ा सुख, लाल टीन की छत, वे दिन, इनके बहुचर्चित उपन्यास हैं। उनका अंतिम उपन्यास 1990 में अंतिम निर्णय प्रकाशित हुआ, और जो है उनकी 100 से अधिक कहानी संग्रह भी प्रकाशित हुए, जिनमें प्रमुख कहानी संग्रह है परिंदे, कौवे और काला पानी, बीच बहस में, जलती झाड़ी आदि जो है निर्मल वर्मा जी की प्रसिद्ध कहानियाँ हैं। उसके बाद बात करें आगे। प्रश्न नंबर 11, भारत भारती के रचयिता कौन है? भारत भारती के रचयिता अभी हमने पढ़ा था मैथिली शरण गुप्त जी की प्रसिद्ध रचना है भारत भारती। साकेत की रचना जो है की रचना भी वही भारत भारती ने मैथिली शरण गुप्त जी ने ही की, और साकेत जो की रचना जो है राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा की गई, यह इनकी एक अमर कीर्ति है। मैथिली शरण गुप्त की अमर कीर्ति पूछ ली जाए तो आप लोगों को बताना है साकेत रचना जो है मैथिली शरण गुप्त जी की अमर कीर्ति है। इस कीर्ति में राम के भाई लक्ष्मण की जो पत्नी है उर्मिला के विरह का चित्रण प्रस्तुत किया गया है, और भारत भारती रचना में मैथिली शरण गुप्त की प्रसिद्ध काव्य कीर्ति जो है वो 1912 से 13 तक लिखी गई। उसके बाद 13 में जो है लिखी गई, यानी कि 1912-13 के बीच की जो ये काव्य कीर्ति रही है। और रंग में भंग जो है मैथिली शरण गुप्त का काव्य संग्रह है, ये पहला काव्य संग्रह है भाई, काव्य संग्रह आएगा काव्य। उसके बाद मैथिली शरण गुप्त की खड़ी बोली के प्रथम जो है प्रमुख कवियों में भी आते हैं, और ये आधुनिक काल के कवि भी माने जाते हैं, और हिंदी कविता के इतिहास में गुप्त जी का बड़ा योगदान है। उसके बाद साकेत, यशोधरा, भारत भारती आदि इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। साकेत, यशोधरा, भारत भारती संबंधी और अन्य महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं उनको भी हम प्रश्न उत्तरों के माध्यम से कर लेंगे। यशोधरा से संबंधित काफ़ी बार परीक्षाओं में प्रश्न देखने को मिलता है। हमें एक पंक्ति पूछ ली जाती है कि अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में दूध आँखों में पानी, ये पंक्तियाँ किसकी हैं? तो यशोधरा रचना से ली गई है मैथिली शरण गुप्त की। पढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रथम सभापति कौन है? तो हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रथम सभापति जो है वो रहे हैं मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रथम सभापति माने जाते हैं। इसी के निश्चयानुसार 10 अक्टूबर 1910 को जो है वाराणसी में पंडित मदन मोहन मालवीय की सभापति में जो है पहला हिंदी सम्मेलन हुआ। उसके बाद बात करें आगे।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, शुद्ध कविता की खोज रचना किसकी है। शुद्ध कविता की खोज जो कि 1966 में लिखी गई, ये रचना निम्नलिखित में से रामधारी सिंह दिनकर की है, जो कि कई बार परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। उन्होंने कविता और शुद्ध कविता का इतिहास 1 और शुद्ध कविता का इतिहास 2, कविता में जो है दोहरता, शुद्ध काव्य की सीमाएं, परिभाषाहीन विद्रोह और मनीषी और समाज, कला में व्यक्तित्व और चरित्र, कला का संन्यास और साहित्य में आधुनिक बोध पाठों के जरिए जहाँ तहाँ से सामग्री बटोरकर शुद्धतावादी आंदोलन का इतिहास इन्होंने खड़ा किया है। बढ़ते हैं आगे। और कविता की अनेक समस्याओं पर अपने दृष्टिकोण से विचार किया है। और प्रश्न नंबर 14 देख लेते हैं भाई, हरिऔध जी की कौन सी रचना ब्रज भाषा में है। तो ब्रज भाषा में लिखी जाने वाली हरिऔध जी की जो रचना है वो है रसकलश। जो ये रचनाएं हैं इन्होंने प्रिय प्रवास, आप सभी को पता है, खड़ी बोली में लिखी जाने वाली इनका महाकाव्य रहा है। तो हरिऔध जी की जो ब्रज भाषा और खड़ी बोली में दोनों में कविताएं इन्होंने लिखी, किंतु उनकी अधिकांश रचनाएं खड़ी बोली में है, जैसे कि प्रिय प्रवास, विदेही वनवास, पारिजात, ये सभी रचनाएं इनकी खड़ी बोली की है, लेकिन रसकलश इनकी ब्रज भाषा की रचनाएं हैं। उसके बाद हरिऔध जी की प्रमुख रचनाओं में शामिल है प्रिय प्रवास, 1914 में प्रकाशित खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। कवि सम्राट, विदेही वनवास, पारिजात, रसकलश 1940 की रचना है भाई ये। चुभते चुभते, चोखे चुभते आदि जो है हरिऔध जी की प्रसिद्ध रचनाएं है, जो कि बार बार परीक्षाओं में रिपीट होती है। जो रचनाएं परीक्षाओं में रिपीट होती है, जो महत्वपूर्ण तथ्य परीक्षाओं में जो बार बार रिपीट होते हैं, उन्हीं को हम जो है करने की कोशिश करते हैं। प्रश्न उत्तरों के माध्यम से बढ़ते हैं आगे। अयोध्या सिंह उपाध्याय ने जो है खड़ी बोली में साहित्य का पहला महाकाव्य प्रिय प्रवास रहा है। उसके बाद देख लेते हैं प्रश्न नंबर 15। भाई अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लगता है आपकी परीक्षाओं के लिए एक जो है प्रश्न उत्तर की जो ये सीरीज हमने चलाई हुई है 50 प्रश्नों को विद सॉल्यूशन के साथ करने की, तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक किया करो और साथ ही प्यारा सा कमेंट भी किया करो, ताकि मुझे भी नेक्स्ट क्लास बनाने का मोटिवेशन मिले। और जितने भी पिछले सालों में पूछे गए प्रश्न हैं उन्हीं को हम जो है बार बार जो है उनकी रिवीजन करते हैं और एमसीक्यूज़ के आधार पर जो है महत्वपूर्ण तथ्यों को विद सॉल्यूशन के साथ करने की कोशिश करते हैं। तो देख लेते हैं प्रश्न नंबर 15। किस रचना का पूर्व नाम ब्रज है भाई ये ब्रजांगना विलाप माना जाता है। तो ब्रजांगना विलाप जो है प्रिय प्रवास का पूर्व नाम रहा है। प्रिय प्रवास द्विवेदी युग में प्रकाशित होने वाली जो है रचना रही है। 1914 में इसे प्रकाशित कराया गया। उसके बाद प्रिय प्रवास विरह काव्य है। प्रिय प्रवास के प्रमुख जो चरित्र है उसमें कृष्ण एवं राधा है, परंतु कवि ने उसमें युगानुकूल कुछ परिवर्तन भी इसमें किए हैं कवि ने। इसमें जो श्री कृष्ण को भगवान न मानकर एक महापुरुष, एक जननायक के रूप में यहाँ पर चित्रित किया है। श्री कृष्ण मानवता के अनन्य पुजारी माने जाते हैं। और जो है प्रिय प्रवास जो है खड़ी बोली में लिखा जाने वाला अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का प्रथम महाकाव्य रहा है। उसके बाद देख लेते हैं आगे प्रश्न नंबर 16। रास पंचदाई किस छंद में लिखी जाने वाली रचना है। रास पंचदाई निम्नलिखित में से जो है रोला छंद में लिखी गई रचना है। तो रास पंचदाई किस लेखक द्वारा लिखी गई रचना है, वो है नंददास जी की। रोला छंद में लिखी गई ये रचना है। इसका रचना काल 1553 से 1583 के मध्य का माना जाता है। इसमें श्री कृष्ण की रासलीला का वर्णन कोमल संगीतात्मक पदावली में किया गया है। इसे हिंदी का गीत गोविंद भी कहा जाता है। कई बार ये परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है, निम्नलिखित में से हिंदी का गीत गोविंद किस रचना को कहा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है रास पंचदाई के जो कि नंददास जी द्वारा लिखी गई है। उसके बाद प्रश्न नंबर 17। मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन, रावण रिपु जन सुखदाई, राजीव विलोचन भव भय मोचन, पाहि पाहि सरनाही आई। ये जो पंक्तियाँ है रामचरितमानस से ली गई है। रामचरितमानस की चौपाई में जो ये पंक्तियाँ किस पात्र की है ये पूछा हुआ है।
तो अहिल्या की ये पंक्तियाँ है। तो उपयुक्त पंक्तियाँ रामचरितमानस के बालकांड से ली गई है। राम विश्वामित्र के साथ मनुष्य यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए आते हैं। रास्ते में राम द्वारा गौतम की पत्नी अहिल्या का जो उद्धार होता है वही ये पंक्तियाँ इन पंक्तियों के माध्यम से बताया गया है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित काव्य कीर्तियों में कौन सी कीर्ति प्रबंध काव्य नहीं है? इन काव्य कीर्तियों में जो है प्रबंध काव्य कौन सी नहीं है? तो चंडी चरित्र, रामचरित्र और सुजान चरित्र, ये सभी प्रबंध काव्य है। लेकिन सुजान हित प्रबंध जो है प्रबंध काव्य नहीं है। सुजान हित प्रबंध जो है प्रबंध काव्य नहीं है। और चंडी चरित्र जो है गोविंद सिंह जी की रचना है। रामचरित जो है सूरती मिश्र जी की रचना है। सुजान चरित्र जो है सूदन कवि की जो एक प्रबंध काव्य है। ये तीनों रचनाएं जो है इन लेखकों द्वारा लिखी गई रचनाएं हैं, इनको भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देख लेते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 19, लिखन बैठी जाकी सभी गही गही गवर गरु भय न केते जगत के चतुर चितेरे कुर। जो इन दोहों में जो सभी शब्द का अर्थ है, तो उसमें क्या दिखाया गया है, सभी शब्द का अर्थ क्या है, तो ये आपको बताना है। तो चित्र बताया गया है नायिका के समान, कि इन पंक्तियों में जो है ये बताया गया है कि एक जो सखी जो है अपनी जो नायक के सामने एक जो है नायिका की सखी उसके अपनी जो नायिका के सौंदर्य के संबंध में बताती है। जो नायिका की सखी होती है कि मेरी नायिका इतनी सुंदर है, मतलब मेरी जो सहेली है, सखी है, वो इतनी सुंदर है, अर्थात नायिका इतनी सुंदर है कि उसका कोई चित्र नहीं बना सकता। अगर कितना भी बड़ा कोई चित्रकार हो, वो जो है उसका चित्र बनाने बैठता है तो कितना भी वो चतुर चित्रकार हो, चतुर चितेरा चित्रकार हो, वो पल भर में जो नायिका का सौंदर्य उसके भाव जो है बदलते रहते हैं, तो वो पूरी तरह से उसका चित्र नहीं बना सकता। तो देख लेते हैं आगे। यह दोहा बिहारी सतसई से लिया गया है और सभी अरबी शब्द सभी का रूपांतरण है, जिसका अर्थ है वास्तविक या यथार्थ चित्र। इस दोहे का भावार्थ भी हम देख लेते हैं, अच्छे से देख लेते हैं। अंकुरित यौवना नायिका की सखी नायक से उसके प्रतिक्षण बढ़ते हुए यौवन तथा शरीर की कांति की प्रशंसा यह कहकर करती है कि बड़े बड़े चतुर चितेरे भी इस समय उसका यथार्थ चित्र नहीं बना सकते, क्योंकि उसकी शोभा प्रतिक्षण ऐसे बढ़ती जाती है। जब कोई चित्रकार उसका चित्र बनाकर मिलाता है, मतलब जब नायिका का चित्र बनाकर नायिका और जो है चित्र आपस में जब मिलाया जाता है, तो इतने समय में उसके जो है शरीर में परिवर्तन ही हो जाते हैं, वह चित्र उससे नहीं मिलता, अतः चित्रकार को मूड होना पड़ता है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 20, रचनाकार के अनुसार काव्यों का सही अनुक्रम बताइए। तो रचनाकाल के अनुसार, भाई रचनाकाल है ये, रचनाकार नहीं, तो रचनाकाल के अनुसार हमें काव्यों का सही अनुक्रम यहाँ पर बताना है। सबसे पहले कौन सी रचना आएगी, फिर उसके बाद कौन सी, तो आंसर आप सभी को पता है। कानन कुसुम सबसे पहले आएगी, फिर आंसू, फिर लहर, फिर कमायनी। कानन कुसुम, आंसू, लहर, कमायनी, ये सभी रचनाएं जयशंकर प्रसाद जी की है। तो कानन कुसुम का जो समय है 1913, आंसू 1925, लहर 1933 और कमायनी 1935। उसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न। जीवन काल के आधार पर कवियों का सही अनुक्रम यहाँ पर हमें बताना है। तो सबसे पहले जो है कवि आएगा हमारा अमीर खुसरो, जिसका समय है 13वीं शताब्दी, फिर विद्यापति 14वीं शताब्दी, फिर रैदास कवि जो कि 1414 ईस्वी का समय है, और जो नानक जी का जन्म जो है 1469 में हुआ तालवंडी में, ये आप सभी को पता है। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं इनके समय को एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। अमीर खुसरो जो है 13वीं शताब्दी के जो लेखक रहे हैं। उसके बाद विद्यापति 14वीं शताब्दी, रैदास 1414, नानक 1469। उसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न। प्रकाशन काल की दृष्टि से प्रेमचंद के उपन्यासों का सही अनुक्रम हमें बताना है।
तो आप सभी को प्रेमचंद मुंशी प्रेमचंद जी के सभी उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष और उसका उनका जो है किस नाम से कर किस उर्दू नाम का रूपांतरण रहा है उनका उपन्यास, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। जैसे कि सेवा सदन 1918, बाजारे हुस्न जो है इसका उर्दू नाम रहा था, जो वरदान 1921, रंगभूमि 1925, प्रतिज्ञा 1929। सभी उपन्यासों को हम बार बार रिवाइज करेंगे। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 23। तो प्रश्न नंबर 23, इनमें से गंगोली गांव किस उपन्यास के केंद्र में है? तो निम्नलिखित में से गंगोली गांव जो है आधा गांव, जो कि लाल शुक्ल जी का उपन्यास है। एक सेकंड भाई। श्री लाल शुक्ल जी का उपन्यास जो गंगोली गांव से संबंध रखता है वो उपन्यास है आधा गांव। तो आधा गांव 1966 में लिखा गया। सॉरी भाई, लाल शुक्ल बोल रही हूँ, माफ़ी चाहूँगी। लाल शुक्ल का भाई राग दरबारी उपन्यास है, राग दरबारी है श्री लाल शुक्ल जी का, माफ़ी चाहूँगी इसके लिए। आधा गांव जो है राही मासूम रजा जी का उपन्यास है। थोड़ा मिस्टेक हो गई तो जल्दबाजी में, इसीलिए मैं कहती हूँ तथ्यों की बार बार रिवीजन ही आप लोगों को सफलता दिलाएगी, क्योंकि कई बार ऐसा आया हमारे 1000 बार पढ़े हुए प्रश्न भी हम जो है परीक्षा में गलत कर आते हैं जल्दबाजी में। तो इसलिए बिल्कुल ध्यान से समझ करके एक एक प्रश्नों को ध्यान से देखते हुए चलना है, ताकि आपको किसी भी प्रकार का जो है कोई भी कन्फ्यूजन ना हो और आप आसानी से उनका सही आंसर लगा सको। तो थोड़ी सी जल्दबाजी आप लोगों को नहीं करनी है परीक्षा में, बिल्कुल भी नहीं करनी है। थोड़ी सी क्या, तो आप लोगों को जल्दबाजी नहीं करनी है, बिल्कुल एक एक प्रश्नों को ध्यान से देखना है। जैसे कि आधा गांव जो उपन्यास है उसमें गंगोली गांव का चित्रण किया हुआ है, और जो कि राही मासूम रजा द्वारा लिखा गया 1966 का उपन्यास है। फिर जल टूटा हुआ 1969 में जो लिखा हुआ है। जो अन्य ऑप्शनों को भी जब हम यहाँ पर देखते हैं तो ये जल टूटा हुआ उपन्यास रामदश्य मिश्र जी का, और जो है पुनर्वा गांव का, पांडे पुनर्वा गांव का इसमें वर्णन है। अलग अलग वेतरणी के में जो कि 1967 में लिखा गया शिव प्रसाद सिंह का जो है केरता गांव का इसमें वर्णन है। फिर है प्रति परिकथा जो है 1957 में लिखा गया फणीश्वर नाथ जी का परानपुर गांव का इसमें वर्णन दिखाया गया है। पढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर, और फणीश्वर नाथ रेणुका मैला आंचल उपन्यास है जो कि हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास माना जाता है। उसमें मैरीगंज गांव का जो वर्णन दिखाया गया है। बढ़ते हैं आगे, प्रश्न नंबर 22, प्रमुख 3 प्रगतिवादी कवियों के नाम लिखिए। तो इनमें से प्रमुख 3 प्रगतिवादी कवि कौन रहे हैं? तो वे है रामविलास शर्मा जी, नागार्जुन जी, त्रिलोचन जी। इसके अलावा केदारनाथ अग्रवाल का भी नाम आता है भाई, और शिव मंगल सुमन जी का भी नाम आता है। तो देख लेते हैं प्रगतिवाद के प्रमुख कवियों में केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, शिव मंगल सुमन और त्रिलोचन जी शामिल है। उसके बाद बात करें आगे, अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 25, कोर्ट मार्शल नाटक की किस समस्या पर आधारित है? कोर्ट मार्शल नाटक जो है समाज की किस समस्या पर आधारित जो नाटक है, ये है जातिवाद पर। तो जातिवाद पर कोर्ट मार्शल नाटक जातिवाद की समस्या पर दर्शाया गया नाटक है। और कोर्ट मार्शल जो है 1991 में स्वदेश दीपक का प्रसिद्ध नाटक है। और इसमें जो वर्ग एवं जातिवाद का भय रूप किस तरह भारतीय फौज में भी हावी है, यह चित्रण इसमें दिखाया गया है। तो और अन्य प्रश्नों को भी 26 से लेकर 50 तक जो है हम नेक्स्ट क्लास में करने की कोशिश करेंगे। आज की क्लास में केवल हम जो है टॉप 25 प्रश्नों को ही हम जो है करेंगे विच MCQs के आधार पर। तो इस प्रकार से सभी महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य से संबंधित जितने भी मुख्य प्रश्न हैं, जो भी हिंदी साहित्य संबंधी महत्वपूर्ण बिंदु है, वो संपूर्ण हिंदी का निचोड़ आपको इन प्रश्नोत्तरों के माध्यम से मिलने वाला है। तो भाई आप अगर चैनल पर पहली बार हो तो
चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। और जो है दोस्तों के साथ जो है वीडियो को शेयर करना, और साथ ही जो है कमेंट बॉक्स में क्लास कैसी लगी ये भी बताना, और वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करना। तो पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और अन्य जो हमारे टॉप 25% हमारे जो इसी PDF के जो हमारे रह जाते हैं, क्योंकि इसमें 50% को मैंने इंक्लूड किया हुआ है। तो 50% को हमने जो है एक मैराथन क्लास के माध्यम से करने की कोशिश की है, लेकिन कभी कभी हम जो है 25% को ही कर लेते हैं। जो नेक्स्ट 25% को हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। तो आज की क्लास में हम केवल 25% को ही करेंगे, नेक्स्ट क्लास में और अन्य 25% को कर लेंगे। इसी तरह मैराथन क्लास 14 में भी जो है आप लोगों को 50 MCQs देखने को मिलेंगे विद सॉल्यूशन के साथ, नए प्रश्न और पिछली परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न जो है हम करते हुए चल रही है। जितने भी हमारे चाहे DSSB की परीक्षा हो, DSSB TGT PGT हिंदी की परीक्षा हो, या फिर जो है यूपी पुलिस के अंतर्गत पूछे जाने वाले हिंदी साहित्य संबंधी प्रश्न हो, या फिर यूपी TGT PGT में पूछे गए प्रश्न हो, या फिर जो है LT ग्रेड की परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न हो, या फिर MP टेट वर्ग की परीक्षा हो, या फिर जो है NTA नेट की परीक्षा हो, सभी परीक्षाओं के लिए आप लोगों के लिए ये जो क्लास होगी आप लोगों के लिए विद सॉल्यूशन के साथ MCQs की, तो आप लोगों के लिए रामबाण सिद्ध होगी। तो ये मैं आप लोगों को कई बार बता चुकी हूँ, क्योंकि इतने एक्सप्लेनेशन के साथ आप लोगों को कहीं पर भी प्रश्न देखने को नहीं मिलेंगे जितने हम जो है यहाँ पर करने की है। अलग अलग परीक्षाओं से प्रश्नों को ले करके जो है विद सॉल्यूशन के साथ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसे कि RPSC की जो परीक्षा है उनमें भी जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको भी मैंने इंक्लूड किया है। ऐसा नहीं है केवल एक बोर्ड की ही परीक्षाओं को हमने यहाँ पर लिया है। अलग अलग बोर्ड के अंतर्गत पूछे जाने वाले जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, जो कि हर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उन सभी प्रश्नों को यहाँ पर हम विद सॉल्यूशन के साथ करने वाले हैं। साथ ही जो है जितने भी हमारे DSSB के PYQ है प्रीवियस ईयर्स, उनको भी हम करेंगे। एक PYQ को हम इसी तरह विद सॉल्यूशन के साथ करने की कोशिश करेंगे। तो TGT PGT हिंदी की जो अभी हाल ही में होने वाली DSSB की जो परीक्षाएं है, उन परीक्षाओं में आप लोगों के लिए ये प्रश्न काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो एक बार फिर से मैं आप लोगों को कहना चाहूँगी, वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना। पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। थैंक यू, धन्यवाद।